नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं साल 2026 का सबसे बड़ा चुनावी कवरेज सिंहासन का खेला। सुबह 8 बजे से ये शुरू हो चुकी है और 5 राज्यों के भाग की गिनती जहां लगातार आपको अपडेट्स भी दे रहे हैं, जहां अगले कुछ घंटों में ही पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, जहां बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक जनता ने सत्ता की चाबी किसके हाथ में सौंपी है। आज दांव पर बहुत कुछ है। क्या पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो चुनावी सुनामी विपक्ष की दीवार को ढा पाएगी? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धुआंधार प्रचार बीजेपी के लिए दक्षिण और पश्चिम बंगाल के द्वार खोल पाएगा, या फिर विपक्ष का श्रीत्री किला बरकरार रहेगा? 5 राज्यों में 822 सीटें, जहां एक बड़ा सवाल कि आज किसका राज तिलक होगा। शुरू करते हैं बड़ी चर्चा। ये सबसे खास इसलिए क्योंकि 5 राज्य और 5 राज्य अलग अलग प्रसिद्ध है अपने लिए। असम की बात की जाएगी, उसका अलग कल्चर है, बंगाल का अलग, तमिलनाडु का अलग, और जो नॉर्थ में चलता है वो साउथ में नहीं चलता है। तमिलनाडु और केरला में एक अलग पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। और यहां पर आज जो चुनाव के नतीजे हैं, हो सकता है तमिलनाडु में अब तक ये निकल कर आ रहे कि कुछ उलटफेर हो। अब तक डीएमके और एआईएडीएमके हम देखते थे, लेकिन इस बार कुछ थर्ड फ्रंट में जो खेल हो सकता है वो डीएमके और एआईएडीएमके को दोनों को अलग कर सकता है, ऐसा अब तक रुझानों में नजर आ रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, तारुफ करा देते हैं आपसे। पीयूष मिश्रा बीजेपी प्रवक्ता है, प्रवीण धौलपुरे कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत प्रवीण जी आपके साथ। क्या लग रहा है, केरला से शुरुआत हो रही है आपकी, यूडीएफ की सरकार बनती नजर आ रही है। अभी रुझानों का वक्त था, बहुत आगे निकल चुके रुझानों में, और जब रुझानों में आगे निकल जाए तो ये कहा जाता है कि अब फिक्स है। तमिलनाडु बंगाल में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन केरला में आपकी फिक्स है। हाँ, 100% यहाँ पर जो लड़ाई हमारी थी वो लेफ्ट के साथ थी, क्योंकि कांग्रेस के विचारधारा के साथ करना। केरल के अंदर लगातार काम कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की राजनीति है वो केरल में स्पष्ट रूप से दिख रही है कि वहां की जनता जो बहुत शिक्षित है, भोली वाली है, समझदार है, हमेशा उन विषयों पे वोट देती है, मतदान देती है जो वो विकास के होते हैं, वो ध्रुवीकरण के ऊपर वोट नहीं देती है। तो जो केरल है उसका रिजल्ट एकदम क्लियर दिख रहा है। बंगाल के अंदर कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि रुझान अभी भी आना बाकी है, तो अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत बेईमानी होगी। लेकिन जिस तरह हमारे सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के सब लोग मिलकर साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो रिजल्ट अभी 1-2 घंटे बाद और क्लियर होंगे, तो उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी कि कांग्रेस कहाँ है और हम कहाँ। आप केरला में आगे निकले हैं, स्वतंत्र होकर लड़ रहे हैं, लेकिन लगता है कई बार कांग्रेस की पॉलिटिक्स नुकसान का कारण बनती है। मैं लौटूंगा आपके पास, सवाल भी बहुत है, लेकिन शुरुआत इस वक्त आप देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता देते हैं। जहां बंगाल हो और साथ में दूसरे राज्यों की बात की जाएगी, तो अलग अलग नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन रुझानों में बीजेपी के लिए खुशखबरी है। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा अपडेट लगातार क्योंकि सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। हालांकि अभी ये रुझान है, लेकिन जिस तरह से सीएम आपने कहा कि जब रुझान आते हैं सामने, तो एक थोड़ी सी पिक्चर वो क्लियर करने की जो दर्शक होते हैं वो तो कोशिश करते ही है कि अच्छा बीजेपी आगे चल रही है, तो जाहिर सी बात है फिक्स भी यही होगा। तो ऐसे में ये शुरुआती रुझान चूंकि स्वराज एक्सप्रेस सुबह 6 बजे से 7 बजे से लगातार आपको दिखा रहे हैं, और फिलहाल 3 राज्यों में जहां बीजेपी की बढ़त लगातार आपको दिखाई दे रही होगी, तो बीजेपी के लिए खुशखबरी है। और बीजेपी मुख्यालयों में इस समय खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको अपडेट भी दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद पीएम आवास पहुंच रहे हैं, वहां पर मुख्यालय पहुंच रहे हैं, और ऐसे में जश्न की तस्वीरें भी स्वराज एक्सप्रेस पर आप लगातार देख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी खुशखबरी था, मुझे लग रहा है वही हो रहा है कृतिका, क्योंकि देखिए आप पश्चिम बंगाल लग रहा था उलटफेर होगा, और उसके लिए कितनी मेहनत नहीं की है बीजेपी ने। 2021 में भी की, 2026 में भी की। असम में लग रहा था कि हाँ वापसी नहीं होगी, वही की वही सरकार बरकरार रहेगी, कांग्रेस नहीं आ पाएगी, और वही और पांडिचेरी में भी बीजेपी एनडीए का समर्थन। हालांकि लास्ट भी था कि 2021 के मुकाबले यदि हम देखें तो 2026 में इस बार बम्पर वोटिंग हुई थी, और बीजेपी चूंकि जमीनी स्तर पर जो मेहनत पूरी दिखाई दे रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सभाएं उन्होंने की है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, और ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, ढोल नगाड़ू के साथ यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, और दिल्ली में यानी जश्न की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये खुशी का माहौल इस वक्त इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि असम हो और बंगाल में आप खास इसलिए समझिए क्योंकि बंगाल में ये क्रांतिकारी
तरीके से बीजेपी ने काम किया था 2021 और 2026। ये सिर्फ 26 की मेहनत नहीं है। हाँ। 21 में याद कीजिए 3 सीटों के बाद 77 पे आए और 77 के बाद अब ये आंकड़ा शतक मार के आगे निकला है और तब जाकर बहुमत मिलने की जो कोशिश है फिलहाल रुझानों के जरिए नजर आ रही है। हम बहुत जल्दी नतीजों पर नहीं पहुंचेंगे, इंतजार करेंगे, लेकिन रुझान जो बता रहे हैं उसके जरिए आपको पूरी बताने की कोशिश करेंगे। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल चल रहा था और सवाल यही था कि केरला में आप कम्युनिस्ट के सामने लड़ते हैं, तमिलनाडु में उनके खिलाफ हो जाते हैं, बंगाल में खिलाफ लेते हैं, असम में साथ लड़ते हैं। ये मौका क्यों बदल जाता है आपका? ऐसा क्यों होता है कि जगह बदलने के साथ साथ आप जब चाहते हैं माहौल बदल देते हैं? यदि कम्युनिस्ट के साथ आप तमिलनाडु में लड़े या फिर बंगाल में लड़े तो हो सकता है कि शायद सरकार कुछ समर्थन मिल जाए, भले ही नहीं आए लेकिन सीटें बढ़ जाएं। ये क्यों ऐसा होता है? इसे बीजेपी और दूसरे दल मौका परस्ती बोलते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से कांग्रेस विचारधारा के ऊपर पूरे देश में काम करती है। कांग्रेस ने कभी विचारधारा से समझौता नहीं किया। हम लोग चुनाव परिणाम को लेकर कभी हतोत्साहित नहीं रहते कि परिणाम क्या आएंगे। हम विचारों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जो देश है तो देश की जो मूल विचारधारा है वो संविधान से चलती है और देश के हर व्यक्ति को, नागरिक को स्वतंत्र रूप से उनके अधिकार मिले, रोजगार मिले, उन मुद्दों पे हम लोग राजनीति करते हैं। पीआर मैनेजमेंट के ऊपर कभी राजनीति नहीं करते हैं। आपने देखा होगा आसाम के अंदर हेमंत बिस्वा और शुभेंदु जो अधिकारी हैं वो पीआर मैनेजमेंट पे वहां पर काम कर रहे हैं, चाहे आसाम हो या बंगाल हो। कांग्रेस विचारधारा पे काम करती है, फायदा उनको मिल रहा है। देखिए, मुद्दों की राजनीति करना कांग्रेस करती है, वो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूरे देश में हो रहा है, ये पूरा देश जानता है, तो परिणाम तो जरूर उनके पक्ष में होंगे। लेकिन विचारधारा जो है, जो कांग्रेस की विचारधारा, उस मूल विचारधारा से कभी कांग्रेस समझौता नहीं कर सकती। चलिए, एक पीयूष जी से भी सवाल ले लेते हैं। पीयूष जी, इस वक्त नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ही आप, सदर्न स्टेट्स में खाता खुलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और केरला और तमिलनाडु की बात की जाएगी तो बहुत सवाल उठेंगे। प्रचार आपने कोई कमी छोड़ी नहीं है, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि बहुत खुशी है क्योंकि बंगाल में आप एक क्रांति करके बीजेपी लेकर आए, क्योंकि बीजेपी कभी रही नहीं बंगाल में। 3 से 77 और उसके बाद अभी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? आवाज पहुंच रही है पीयूष जी आप तक? आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी नमस्कार, स्वराज न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज जो रुझान हमारे सामने आ रही है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल का पूरा बंगाल ने और असम ने और बाकी तमाम राज्यों ने भी उसको स्वीकारा है। हम बहुत अच्छी स्थिति में बंगाल में हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। असम में 3/4 बहुमत के साथ हम पुनः तीसरी बार जीत का हैट्रिक लगा रहे हैं। पुडुचेरी में भी हम जीतने वाले हैं। तो ये सब इस बात को दर्शाता है कि मोदी की गारंटी और मोदी जी के द्वारा दिए गए कार्यों को और दिए गए बातों को लोगों ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनको पूरा समर्थन अपना दिया है। तो ये मानते हैं कि मतलब एक तरह से मोदी चेहरा जो थे उन्हीं के ऊपर विश्वास किया गया है। भले ही लंबा वक्त लग गया, 2014 से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, लेकिन बंगाल की जनता को लगता है समझने में लंबा वक्त लगा है। के शर्मा जी, इस वक्त बंगाल के अंदर उलटफेर हुआ है, नकार नहीं सकते, लेकिन हाँ ये पहले से तय था और अब आरोप भी बहुत उठेंगे। एसआईआर एक बड़ा कारण इसे माना जाएगा कि बहुत ज्यादा बढ़कर वोटिंग हुई। ममता बनर्जी कहती रही कि ये वोटिंग इसलिए हो रही क्योंकि वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शायद टीएमसी भ्रम में रह गई है। पीएम जी, बंगाल जो है भाजपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। अन्य राज्यों, असम में तो देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है और अच्छे खासे परिणाम आ रहे हैं, पहले से बेहतर रिजल्ट की स्थिति है। ये पूरे मामले को यदि देखेंगे तो भाजपा का घोषणा पत्र देखिए आप, असम में देखिए, चाहे बंगाल में देखिए या अन्य राज्यों में भी देखेंगे, चाहे विजय जो टीवीसी का है तमिलनाडु, उसके घोषणा पत्र को देखेंगे, क्योंकि मुद्दों के आधार पर राजनीति में यदि जाएंगे। 2 बातें हुई, एक मुद्दों की बात हुई, मोदी की गारंटी और विचारधारा, 3 बातें अभी चर्चा में हुई है। तो उसमें आप देखिए कि 3,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही गई है, जबकि ममता दीदी पहले से ही 1,500 रुपए दे रही है। उसके बाद फिर युवाओं को भी 3,000 रुपए बेरोजगारी नौकरी मिलते तक देने की बात आ रही है।
पुनः जो घुसपैठ है उसकी बात तो किनारे लग गई। 1 करोड़ रोजगार की बात हो रही है, जो देश में महत्वपूर्ण होता है। महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, महंगाई, ये विषय महत्वपूर्ण है। अब तीनों को ही घेरने की क्या 1 करोड़ रोजगार की बात आ रही है। और कांग्रेस जो है, जहां जहां बीजेपी है, जहां मोदी की गारंटी, चाहे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो, मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते रहिए। कितने लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है वहां पे, जो मोदी की 8-9 सभाएं हुई उसको भी देखिए, और अमित शाह की 64-65 सभाएं क्या होती है। केंद्रीय गृह मंत्री है और घर बना के बैठे छत्तीसगढ़ के तमाम ने जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेता। शर्मा जी रोकूंगा आपको इस वक्त ठीक है, हमारे दर्शकों को एक बड़ा अपडेट दे देते हैं संयम, जहां धर्मादोम सीट पर पिनाराई विजयन पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार बीपी अब्दुल रशीद आगे चल रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 2800+ वोटों से बढ़त का यहाँ पर दावा दिखा जा रहा है। और वहीं केरल में देखें तो यूडीएफ के बहुमत आंकड़ा जो उन्होंने पार कर दिया है। रुझानों में जहां सत्ता परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं, यानी कृतिका आप समझिए कि मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं, और यदि रुझानों के बाद यदि नतीजा आए तो मुख्यमंत्री हार जाएंगे। कम्युनिस्ट का धड़ा ऐसा टूट रहा है कि उनके लीडर ही पीछे होने वाले हैं। ये बताता है कि परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिवर्तन के संकेत हैं। हालांकि एग्जिट पोल जो दिखाए गए थे उसके समकक्ष ही वो नतीजे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये नतीजे नहीं, ये शुरुआती रुझान है, और रुझानों में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन के संकेत हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ये नतीजे जो आ रहे हैं इस वक्त हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल समकक्ष बैठ रहे हैं। रुझानों तक 12 बजे के बाद और पता चलेगा कि क्या कुछ माहौल बैठता है अलग अलग राज्यों के अंदर। लेकिन आप ये समझ सकते हैं 2 घंटे के अंदर जो आगे निकल रहा है, तो फिर प्रवीण जी आप भी नकारेंगे नहीं। केरला में भले ही आप जीत रहे हैं, लेकिन बंगाल का भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। बंगाल में आपने बहुत लड़ा, 292 सीटों पर आप लड़े, सारी सीटों पर लड़ गए, 1 सीट पे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या कमी रह गई बंगाल में? देखिए, कांग्रेस में जो है विकल्प के रूप में बंगाल में बढ़ रही है धीरे, क्योंकि नफरत की जो राजनीति थी उसको नकार रही है जनता। लेकिन ये एसआईआर है, एसआईआर के बाद के जो परिणाम पहली बार देश में आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो मिशनरी का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया अब दिख रहा है धीरे धीरे, जिसको लेकर लगातार वहां के राजनीतिक दल हमेशा इस बात को चर्चा करते रहे। लेफ्ट ने भी इस पे कहा है, और लगातार ममता बनर्जी तो अपनी चुनाव सभा में इस बात को कहती है। तो अब तो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग करती हो, जिस तरह चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया, ये तो पूरा देश ने देखा है। तो उसमें परिणाम यदि दुरुपयोग हुआ तो आप कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं, लेफ्ट भी कह रहे हैं, तो फिर उसमें ताबूत में तो आखिरी कील लेफ्ट की अब लग गई है केरला के अंदर। आपको बढ़त मिली है एसआईआर से। देखिए, 2 तरह की विचारधारा है। एक ध्रुवीकरण की विचारधारा है जो लगातार चल रही है आपके बंगाल के अंदर, और केरल की जो विचारधारा है, केरल के लोग विकास चाहते हैं, वहां के लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं। वो विकास के नाम पे वोट करते हैं, वो ध्रुवीकरण के नाम पे वोट नहीं करते। इसी यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक 0 खाता तक नहीं खोल पाती है केरल में। ये तो पूरा देश देख ही रहे लगातार। ठीक है, जरूर ठीक है। पीयूष जी भी लगातार बने हुए। पीयूष जी, जिस तरह से हमने अमित शाह को भरी सभा में ये बोलते हुए देखा है कि 77 जहां पिछली बार की जो सीटें थी उससे इस बार सीधा वो 150 पार का चूंकि दावा करते नजर आ रहे थे, और इतने आश्वासित चूंकि थे, तो ये इसे कॉन्फिडेंस कहा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए, जवाब मैं आपसे लूंगी। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां केरल में यूडीएफ को रुझानों में बढ़त मिल रही है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं को का जश्न का माहौल चूंकि इस बीच वहां पर देखा जा रहा है, जहां कई दिग्गज नेता कार्यालय पहुंच चुके हैं, और रुझानों में जहां यूडीएफ को जो बढ़त मिली है उसके बाद यहां का माहौल ही कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। और ये कांग्रेस में थोड़ी राहत, और यही राहत है। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप, उसमें 2 बड़े नेता आते हैं। केसी वेणुगोपाल, वो भी केरला से ताल्लुक रखते हैं, और ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत फोकस किया, पूरा का पूरा दम जो है कृतिका कांग्रेस ने केरला में झोंक दिया था। उन्हें मालूम था बंगाल मिलना नहीं है, बंगाल सिर्फ वो लड़ रहे हैं चुनाव, और यही कारण है कि केरला में यदि पूरी मेहनत की थी तो उसकी बढ़त यहाँ दिख रही है। बिल्कुल वाकई, और ये तस्वीरें भी अब बयां कर रही हैं, क्योंकि जश्न का माहौल यहां पर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता से चूंकि मेरा सवाल था सर, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस क्या कहा जाए, जिस तरह से अमित शाह चूंकि शुरुआत से ही दावा करते आ रहे थे, भरी सभाओं में उनको जो सीटों का एक बढ़त को लेकर दावा सुना गया था, क्या कहेंगे सर? देखिए प्रतीका जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से ग्रासरूट लेवल पर बंगाल के अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। अपने लोगों को और अपनी टीम को बूथ स्तर पर तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और ग्रासरूट लेवल पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी 2016 में जब 16%
वोट पाके 3 सीट पे थी, उससे बढ़ के 2021 में हम 77 सीट पे 38% वोट पाके, और अब आज जो अभी रुझान आ रहे हैं लगभग आप ये मान के चलिए कि यही अभी परिणाम में भी बदलेंगे। और एक एनालिसिस इस बात को भी हम समझ सकते हैं कि लगभग 50% वोट शेयर के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो जो हमारे नेता आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा था वो पूर्णतः सत्य तरफ बढ़ते जा रहा है। हम निश्चित तौर पे 170 प्लस सीट जीत के और बंगाल के अंदर सुशासन की सरकार बनाएंगे। वहां के लोगों जो टीएमसी के गुंडागर्दी से, टीएमसी के गुंडों से जो परेशान थे उससे उनको मुक्ति मिलेगी, टीएमसी के सिंडिकेट राज से जो परेशान थे उनसे उनको मुक्ति मिलेगी, टीएमसी से जो कुशासन था उससे उनको मुक्ति मिलेगी, और एक नया सूर्य उदय बंगाल में होने वाला है। चलिए प्रवीण शायद कुछ कहना चाहते हैं पीयूष जी की बातों को लेकर। हाँ, पीयूष जी की मैं बात सुन रहा था बंगाल चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे, मैं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के जो मंत्री उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं बंगाल नहीं जा सकता, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। तो आप ही समझिए कि क्या ध्रुवीकरण वो करके आए कि वो उस प्रदेश के प्रभारी होने के बाद चुनाव में वो एक बार भी तफरी करनी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति कहती है। इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, उनको मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है, इनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। झूठी घोषणाएं जो कहते हैं ना कि हमने 5 करोड़ रोजगार देंगे, मुझे लगता है कि रोजगार के नाम पर तो इनको वोट नहीं मिलते, ये ध्रुवीकरण के नाम पर जरूर ये लोगों को बगला लेते हैं। चलिए, बंगाल खुशी का विषय है पीयूष जी आपके लिए, लेकिन अब तमिलनाडु पर भी एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। और कृतिका, मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में 2023 में एआईएडीएमके से इनका गठबंधन छूटता है। 2024 में अकेले चुनाव लड़ती है एआईएडीएमके और बीजेपी, एक सीट भी लोकसभा में नहीं जीत पाती है बीजेपी और एआईएडीएमके। फिर 25 में पलानी स्वामी यानी कि एआईएडीएमके जिसके साथ गठबंधन, उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन फिर भी आप आगे नहीं आ पा रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे आपको लगता है? तमिलनाडु में मेहनत तो वहां भी आपने कम नहीं की, ग्रास रूट पर वहां भी काम कर रहे थे आप। मैं हमारे साथी कांग्रेस प्रवक्ता जो सवाल उठाए थे, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लूटा ये बता। कांग्रेस 2021 का एक राहुल गांधी जी का ट्वीट मुझे आज दिखा था, जिसमें 0 सीट पाकर भी केवल 2% वोट पाके भी वो ममता बनर्जी को बधाई देते हुए दिखे थे। और फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद बंगाल में राहुल गांधी जी का एक वीडियो भी सामने आ जाता है जिसमें वो स्वीकारते हैं कि सवाल तमिलनाडु पे कर रहा हूं, बंगाल खुशी का विषय आपके लिए, ग्रास रूट लेवल पे आपकी तमिलनाडु को लेकर मैं तमिलनाडु पे आ रहा हूं, क्योंकि ये मैं तमिलनाडु पे आ रहा हूं। मैं बोलना चाहूंगा, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे उसके दृष्टि से हिसाब से थोड़ा बताना चाह रहा था। तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में आती दिख रही है। निश्चित तौर पे हमारी वहां पे एआईएडीएमके के साथ गठबंधन है, एनडीए संयुक्त रूप से वहां चुनाव लड़ रही है। लगता है गठबंधन महंगा पड़ा है, गठबंधन ही महंगा पड़ा है। चलिए, इस वक्त एक बड़ा अपडेट लेंगे। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, जहां बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती अभी भी लगातार जारी है, और जहां भवानीपुर से हॉट सीट ही कही जा रही है, जहां ममता बनर्जी एक बार फिर आगे हैं। जहां थोड़ी देर पहले जो अपडेट दिया गया था उसमें ममता बनर्जी पीछे थी, लेकिन अब ममता बनर्जी यहां पर आगे चल रही है, जहां बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ा अपडेट हो जाता है क्योंकि भवानीपुर सीट हॉट सीट है और शुरुआत से ही सभी की नजरें इस पर टिकी जो माहौल बन रहा है 2021 में टीएमसी जीत गई लेकिन ममता बनर्जी हार गई थी। हाँ। अब ममता बनर्जी अपनी सीट जीत सकती है लेकिन टीएमसी हार रही है, इसको नकार नहीं सकते। कंट्रोल रूम से काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त निगरानी है और बंगाल की 293 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। फिलहाल ये कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी आ गए, लेकिन अब ममता बनर्जी आ गए और इसलिए हम रुझान बोलते हैं इसको। रुझान के आधार पर ही हम बात करते हैं और फाइनल नतीजों तक जब पहुंचेंगे तो और चर्चा विस्तार से होगी। लेकिन समझ के चलिए कि हाँ, रुझान तो बता रहे हैं कि बंगाल में बीजेपी आ चुकी है, आने की तैयारी में है और ये पूरी मेहनत 5 साल की नहीं है, 10 सालों की मेहनत है, 2016 से लगातार चल रही थी। पीयूष जी, मेरा जो सवाल था आपसे, क्या ये तमिलनाडु पर मैं सवाल कर रहा था, लग रहा है कि कोई कमी वहां रह गई है, सिर्फ एक ही राज्य पर पूरा फोकस कर दिया इसलिए तमिलनाडु भी गया, केरला भी गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तमिलनाडु में हम मजबूत स्थिति में आ रहे हैं,
लगभग हम 80 सीट AIADMK के साथ अभी बढ़त बनाए हुए हैं। लगभग 75 सीटों पे हम बढ़त बनाए हुए हैं। केरला की बात आप कर रहे हैं, केरला में भी हमारा ग्रास रूट लेवल काफी अच्छा हम वर्किंग कर रहे हैं। अभी लोकल बॉडी चुनाव जब हुए तो वहां पे कई सारे लोकल बॉडीज में कम्युनिस्ट और कांग्रेस की जंग है वहां तो की है। और केरला में भी हम मजबूत और एक सकारात्मक विकल्प के रूप में वहां के लोगों के लिए हम आगे काम करेंगे। और जैसे कि एक जवाब लूंगा छोटा सा, उसके बाद लौटता हूं। बंगाल में भी जैसे हमने वोट शेयर बढ़ाया था, उस हिसाब से केरला में भी हम आने वाले चुनाव में काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। कोशिशें जारी है, यही हौसला है जो आगे जाकर आपको शायद जीत दिला सकता है। के शर्मा जी, नॉर्दर्न स्टेट्स में जरूर तैयारी है और जीत मिल रही है बीजेपी को, नॉर्थ ईस्ट तक भी अच्छी पहुंच हो गई है। सदर्न स्टेट्स में क्या कमी रह रही है? क्या लैंग्वेज बैरियर है क्या? निश्चित रूप से जैसे अभी केरल की बात कर रहे हैं, जैसे और तमिलनाडु, ये दो जगह की स्थिति भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण जैसे दिख रही है। अब तमिलनाडु में महत्वपूर्ण है कि विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो टीडीपी को समर्थन क्या स्थिति में, जो आपका सवाल था कि भाजपा को साथ रहने से नुकसान हो रहा है क्या, अब क्या AIADMK के साथ मिलकर विजय को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि डीएमके खिलाफ के दोनों ही हैं। ये एक तमिलनाडु के देखने वाली बात रही। कि दूसरा चीज है तमिल गौरव संस्कृति को लेकर, भाषा को लेकर खासकर वहां जो बात है, वहां पे भाजपा कितनी घुस पा रही है, ये दक्षिण में तो निश्चित रूप से सवाल है ये वह। लेकिन महत्वपूर्ण है कि AIADMK या DMK के हटने के, विजय के आने के में भी आप देखेंगे तमाम प्रकार की घोषणाएं उसके हैं। पहली बार में आप देखेंगे 2500 रुपए महिलाओं को, 200 यूनिट बिजली, हर घर बाइक या कार, अभ्यर्थी कृषि ऋण को लेकर माफ कर देंगे, शादी में सोना देंगे, तमाम प्रकार की घोषणाएं उनकी भी है। राजनीतिक दल अपनी घोषणाओं पर कितना अमल करते हैं ये महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज है विजय का समर्थन क्या करते हैं। बंगाल को लेकर जो बात आ रही है, तो आपका सवाल जो है केरल को लेकर था मेरे ख्याल से, जहां नहीं आ पा रही है। मेरा सवाल तो कांग्रेस के लिए सदर्न स्टेट्स को लेकर है कि सदर्न स्टेट्स में क्या कमी रह रही है? लैंग्वेज बैरियर भी एक कारण माना जाएगा क्या? क्या ये छाप पड़ गई है बीजेपी के ऊपर कि ये नॉर्थ की पार्टी है? ये हम समझ सकते हैं साउथ के अंदर? निश्चित रूप से ये बातें है कि नॉर्थ की है, लेकिन अन्य दलों के साथ मिलकर के जैसे घुसने की बात हो रही है, धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। बंगाल में तो पूरा ममता दीदी ने जो तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं, जिसको राहुल गांधी ने भी कहा, जिसका पूरा लाभ भाजपा को मिल गया। वहां पे तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण, महिलाओं को लेकर उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए, 1500 रुपए देती रही। अब जाके जो है भाजपा वहां जा रही है, तो भाजपा का ध्रुवीकरण, जिस तरह से एक भय का वातावरण वहां बन गया था, महिला स्क्वाड बनाने की जो बात आ रही है, दुर्गा वाहिनी बनाने की बात है, ये तमाम प्रकार की बातें, महिलाओं की भूमिका वहां पे एक महत्वपूर्ण है, जिसको मेरे ख्याल से अमित शाह ने बेहतर समझा। और उसमें चाहे महिला आरक्षण की बात करें, ये वहां की बात आती है। अब जहां के कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति है, तो केरल में निश्चित रूप से एक बड़ी खबर है कि कांग्रेस कहीं न कहीं तो अपनी एक जगह बना के रखी है। राष्ट्रीय पार्टी है कि कांग्रेस का कमजोर होना मतलब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का कमजोर होना। इस दृष्टि से भी देखें तो कांग्रेस कहीं है। और केरल में जिस ढंग से और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएंगे हम। तमिलनाडु में टीवीके का विजय रथ, रुझानों में टीवीके को 109 सीटें, नंबर 1 पार्टी बनती दिख रही है। एक्टर विजय की टीवीके डीएमके तीसरे नंबर पर खिसक गई है। 2 साल पहले ही एक्टर विजय ने ये नई पार्टी बनाई थी। और यहां की राजनीति में यह है कि डीएमके के साथ गठबंधन सही नहीं बैठा, तो देखिए आप आगे निकलते नजर आ रहे हैं। एक्टर होने का भी फायदा मिल रहा है और चेहरे का बड़ा जो सपोर्ट है वो विजय को मिलता नजर आ रहा है। तमिलनाडु के अंदर लग रहा था डीएमके आगे है, एग्जिट पोल में डीएमके को आगे बता रहे थे कृतिका, लेकिन देखिए एग्जिट पोल में क्या हो रहा है। देखिए हो जाता है कि जिस तरह से आपने कहा, वाकई एक एक्टर है तो जाहिर सी बात है कि पेंशन बहुत सारे होंगे उनके, और एक अलग पार्टी बनाने के बाद एक बड़ी चुनौती अपने आप में हो जाती है। लेकिन अलग पार्टी बनाने के बाद यदि विजय रथ निकलता है तो ये एक बड़ी खुशी की बात है टीवीके के लिए। तभी ये डीएमके के साथ गठबंधन बैठ रहा था, लेकिन आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में को याद है, उस समय भी नहीं बैठ पाया। और 2026 में कहा जा रहा था कि डीएमके सही सीट नहीं दे रही है टीवीके को, इसलिए अकेले जाके लड़ रहे हैं। ये लग रहा है कि कुछ नुकसान डीएमके आपके घटक दल को हुआ है साथ में। देखिए, नुकसान कांग्रेस को कहीं नहीं हुआ। पूरे 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस तो उन विचारधारा के साथ बढ़ी रही है, लेकिन जो साउथ के हमारे गठबंधन, जो हमारे दल हैं दूसरे, उन दलों के साथ क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्योंकि अलायंस करके हमें बढ़ना है, क्योंकि हम लड़ रहे हैं जिस पार्टी से, उस पार्टी का बिल्कुल जनाधार साउथ के अंदर नहीं है। जैसा भी हमारे मित्र एक चर्चा कर रहे थे कि साउथ की ही कांग्रेस भाजपा है और नॉर्थ के अंदर
कौन किस पर भारी है, तो ये चीजें दिख रही हैं। अब धीरे धीरे समय में बताएंगे हम आपको, क्योंकि रुझान अभी आना चालू है, तो लगातार जिस तरह से गठबंधन को लेके जो हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे उस पर आगे चर्चा होगी। लेकिन ताज्जुब है कि टीवी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ना सिर्फ चेहरे का फायदा मिला है, बल्कि यहाँ ये कह सकते हैं कि एक तरीके से थर्ड मोर्चे पर खेलने के बावजूद भी डीएमके और एआईएडीएमके को दोनों को किनारे कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल रुझान है, बहुत जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 100 का आंकड़ा जरूर टीवी ने पार किया है, तो नकार भी नहीं सकते हैं। पीयूष जी, इस वक्त अब क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल बदल रहा है तमिलनाडु के अंदर भी? आप तो पीछे खिसक रहे हैं, लेकिन डीएमके जो है वो थर्ड फ्रंट पे आ गई है, जबकि एग्जिट पोल में वो आगे निकल रही थी। की रचना बनी है। डीएमके और कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में जो भ्रष्टाचार मॉडल पेश किया था उसको जनता ने नकार दिया है। उन्होंने जो परिवारवाद की राजनीति की थी उसको जनता ने नकार दिया है। सनातन संस्कृति का अपमान लगातार जो करते रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री जी और उनके बेटे, उसको गंभीरता से लेते हुए वहां के जनता जनार्दन ने अपना फैसला सुना दिया है। निश्चित तौर पे डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार तमिलनाडु में थी वो वहां पे इस बार तीसरे नंबर पे आ गई है, तो ये बात उनके किए गए 5 वर्ष के कार्यों को पूरी तरीके से बताता है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने शेयर बढ़ाने में आगे बढ़ रही है। और आवाज नहीं आई। प्रवीण जी पूछ रहे हैं कि उससे सटा हुआ राज्य केरल, वहां का विकास भी तो आप देखिए कि कांग्रेस को अब लाया जा रहा है। नहीं, उनको वहां नहीं दिखेगा। ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है वहीं कर सकते हैं जहां नफरत फैला सकते हैं। नहीं बिल्कुल दिखेगा प्रवीण जी। मैं प्रवीण जी से तो पूछना चाहूंगा कि आप नॉर्थ केरल से आगे बढ़ के बंगाल और तमिलनाडु पूरा साउथ और असम पे भी आत्मचिंतन करिए। आप मुझे बताइए साउथ में कहां हैं आप? कहां है नहीं, आपको पूरा देश कांग्रेस पार्टी का महिला आरक्षण खत्म होने की कगार पे है, जो गिरा है वो मेरा आपको एक सुझाव भी है कि आत्मचिंतन करिए। और वरिष्ठ नेता है, बड़े बड़े नेता हैं, उनको आत्मचिंतन करवाइए। मुझे अभी जब इस बात पे चर्चा चल रही है तो मुझे एक बस हमारे साथी प्रवक्ता बताने का राहुल गांधी ने कौन से सभा किस प्रदेश में चुनावी मैनेजमेंट कहां पे जाके उन्होंने चर्चा बढ़ाई, ये बता दीजिए। जिस तरह आप संसाधनों का करते हैं पूरा देश देख रहा है, और मोदी जी को तो पूरा देश नकार ये बताइए राहुल गांधी पिछले 15 दिन मुझे बताइए ना, आप हर जगह चल रहे हैं। तमिलनाडु में क्या स्थिति है आपकी? कहां पे उन्होंने बताइए, पौंडीचेरी में क्या स्थिति है आपकी? ये बताइए, केरल में आप कहां है पहले ये बताइए ना। चले आप दोनों को रोकूंगा और इस वक्त एक खास खबर जो हमारे ये लगातार क्योंकि बड़े अपडेट्स हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं और यूडीएफ की बढ़त कांग्रेस में जश्न का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है। और तिरुवनंतपुरम में दफ्तर में जहां नेताओं में खुशी देखी जा रही है, वहीं केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला गले मिले हैं। और केरल में चूंकि इस समय जहां जश्न का माहौल हम देख पा रहे हैं, बहुमत का बड़ा आंकड़ा ये पार किया गया है और जीत के संकेतों के बीच जहां कांग्रेस उस समय काफी उत्साहित तो नजर आ रही है। और ऐसे में अब तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के मुख्यालय में यहां पर खुशी का माहौल, जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। गले मिलते हुए यहां पर खुशियां मनाई जा रही है। बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल का जो कद है कांग्रेस पार्टी के अंदर, हम सब जानते हैं कैसे राहुल गांधी के एकदम करीबी हैं। और अब देखिए वो फायदा और मिलेगा। केरला उनने जीत के दिखाया और इसमें केरला जीतने में दो जनों का, जो दो बड़े नेताओं का हाथ है। क्या ये समझे कि अब यहाँ पर आपके लिए एक द्वार खुल गया है प्रवीण जी? क्योंकि अब तक तेलंगाना में आप सदर्न स्टेट्स में थे, केरला में हो गए, लेकिन ये नॉर्थ में आप पिछड़ते जा रहे हैं। वो साउथ में पिछड़ रहे हैं, आप नॉर्थ में पिछड़ रहे हैं। सवाल तो दोनों के लिए। देखिए, हम लोग जिस तरह से गठबंधन करके लगातार अपनी विचारधारा पे आगे बढ़ रहे हैं, हमने अपनी विचारधारा निश्चित रूप से कभी बदली नहीं है, ना बदलेंगे। उसी विचारधारा को लेकर हम बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लगातार इन प्रदेशों में लगातार उन क्षेत्रीय दलों के साथ जो बैठ के चर्चाएं करी है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हमारे साथ आए, हमारी विचारधारा के साथ, वो हमारे साथ आज भी खड़े। जो विचारधारा के साथ नहीं आए, उनके साथ में गठबंधन नहीं करा, उनका चुनाव हमने नहीं लड़ा। चूंकि कांग्रेस उन साउथ के अंदर लगातार बढ़ रही है आगे। आप इसको स्पष्ट रूप से देखिए कि जितने भी साउथ के राज्य हैं, तीनों राज्य में हम लोग बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और अगर आप वहां देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां घट रही है, उनका तो खाता भी नहीं खुला है वहां उन राज्यों में। ये दिख ही रहा है आपको परिणामों में। नजरिए का फर्क होगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे नॉर्थ के अंदर भी फिर इसको लेकर तुलना करनी होगी। बहुत सारे सवाल रहते हैं। के शर्मा जी, मेरा सवाल वो है कि आखिर तमिलनाडु में क्या हो रहा है? टीवी के कैसे आगे निकल रहा है? वहां तो डीएमके दिख रहा था एग्जिट पोल में।
वही चीज है, टीवीबी को 7 कौन देख रहे हैं? AIDMK 10, मान लीजिए 109 है, 117 तक चाहिए, तो वो 8-9 सीट की कमी को कौन पूरा करेगा? ये एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या इतने नजदीक पहुंच के भी सरकार बना पाएंगे कि नहीं? क्योंकि अन्य की स्थिति आप दिखा रहे हैं कि उसमें है ही नहीं, तो वो स्थिति में लेकर के पूरा बहुमत की स्थिति सरकार बना पाएंगे क्या विजय? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से वहां पे आप देखेंगे कि जो फिल्मी कलाकार रहे वो लगातार, चाहे वो जयललिता की बात कर ले, रामचंद्रन की बात कर ले, तमाम प्रकार के वहां पे फिल्मी क्रेज भी कह सकते हैं, एक व्यक्ति का चेहरा, व्यक्तित्व, तो उसके काम और उसके पास घोषणा पत्र जो मैं कह रहा हूं वो एक बड़ी भूमिका में है। और इन सब को लेकर मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसका समर्थन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। AIDMK पूरी तरह जो गठबंधन है, बीजेपी भी उसमें, तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार है कि नहीं है, इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बात बनती है। जी, तमिलनाडु को लेकर जरूर। और साउथ में तो अक्सर रहा है, कृतिका देखने को मिला है कि वहां पर चेहरे होते हैं। आंध्र प्रदेश में ले लीजिए, एनटी रामाराव चलता था, तमिलनाडु के अंदर जयललिता की बात की जाएगी, कर्नाटक के अंदर पुराने राजकुमार की बात की जाएगी। यहाँ चेहरे जो हैं, एक्टर को भगवान माना जाता है। साउथ के अंदर ये रहा है, और इस कारण से जब वो पॉलिटिक्स में आते हैं तो पूरा उलटफेर हो जाता है, और यही कारण है कि इतना बड़ा उलटफेर देखने को हमें मिला है। पीयूष जी, अब क्या कुछ किया जाएगा? बंगाल आप जीत रहे हैं, असम आप जीत चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन अब क्या किया जाएगा साउथ के लिए? साउथ के लिए क्या तैयारी की जा रही है? बंगाल की खुशी तो बहुत मनाई जा रही है, आप पहले से तैयार थे, SIR का बड़ा आरोप लगेगा और आगे भी याद रखा जाएगा। देखिए, केरला में UDF और कांग्रेस की गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, तो उसके लिए उनको पहले बधाई। तमिलनाडु उनके हाथ से चला गया है, कांग्रेस के DMK के साथ जो उनका गठबंधन था उसको वहां की जनता ने नकार दिया है। आंध्र प्रदेश में हमारी NDA की सरकार है। केरला में हम एक मजबूत विकल्प के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। कर्नाटका में हमने पहले भी कई बार सरकार बनाई है, वहां का जनता का विश्वास हमारे साथ रहा है। तो दक्षिण भारत राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हम बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करने का काम करते हैं, बूथ स्तर पर हमारी बूथ इकाई तैयार करने का काम करते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम पार्टी संगठन को भी चलाते हैं और चुनाव भी लड़ते हैं। जो जनादेश अभी आया है उसका हम सम्मान करते हैं। जो जनादेश हमको दक्षिण के राज्यों में मिला उसका भी हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं। और आपके स्वराज न्यूज के डिबेट के माध्यम से, स्वराज न्यूज के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में लोगों के बीच आएगी, ये पूरा देश देखेगा। मैंने जैसा पहले भी सवाल किया था, आत्मचिंतन और चलिए, तो आत्ममंथन करने की बारी कांग्रेस की है। बिल्कुल। तमिलनाडु इस वक्त एक बड़ी खबर जो हमारे दर्शकों को बताना बहुत बिल्कुल संयम, लगातार बड़े अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पश्चिम बंगाल चुनाव रुझानों में भाजपा की बढ़त पर उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा, अब तक कुछ नहीं हुआ है, बढ़त बनाने दीजिए। प्रारंभिक रुझानों में ऐसा होता है, जब पूरे नतीजे आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कहां परिवर्तन हो रहा है और कहां सिर्फ हवा है। ये उनका स्टेटमेंट सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी सुनवाते हैं। अब तक कुछ नहीं हुआ है, बढ़त बनाने दो। ये इनिशियली ऐसे रिजल्ट आते हैं, जब पूरे रिजल्ट आ जाएंगे तब पता चलेगा कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है और कहाँ सिर्फ हवा है। अभी तो सिर्फ फर्स्ट राउंड है, पोस्टल बैलेट है, उसमें हवा 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 ही आती है। सब हवा निकल जाने दो। संजय राउत यानी रुझानों को फिलहाल नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि ठीक है, ये तो बीजेपी के आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाई जा रही है संजय राउत की तरफ से। पीयूष जी, ये लग रहा है कि वाकई रुझानों को लेकर आप जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं संजय राउत के नजरिए से? संजय राउत जी के बयान को अब उनके पार्टी के लोग भी सीरियसली लेना बंद कर चुके हैं। उनके नेता भी उनके बयानों को सीरियसली लेना कर चुके हैं। उनके हम बयानों को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। और ये जब भी चुनाव होते हैं, जब भी उसका रिजल्ट आता है, लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो ट्रेंड रहता है वही आगे चल के परिणाम में बदलता है। बहुत ज्यादा इसमें
डाइवर्शन या बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना बहुत कम रहती है प्राय। तो इस अभी के ट्रेंड के हिसाब से निश्चित तौर पे हम बंगाल में पहली बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। असम में 3/4 बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं और निश्चित लगता है कुछ आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगता है पश्चिम बंगाल में ही पूरा बीजेपी ने अपना फोकस डाल दिया है, बाकी राज्यों में प्रचार प्रसार बहुत किया गया था और यही कारण है कि सदन छूट गया। सदन में भी कोशिश तमिलनाडु में कम नहीं की थी, बहुत कुछ उन्हें दिया गया, लेकिन वहां जनता समझ नहीं पा रही क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा जो माहौल चलता है लैंग्वेज बैरियर, मेरा फोकस इसी पर है कि आखिर कैसे आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएंगे। बंगाल में काउंटिंग के दौरान बवाल की स्थिति देखने को मिली है। बांकुरा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, काउंटिंग सेंटर के बाहर जोरदार झड़प हुई है, सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया है। ये कोई नया नहीं है, चुनाव में भी हो रहा था। अब देखिए आप, रुझानों के वक्त भी काउंटिंग के दिन भी नहीं छोड़ा जा रहा है। आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या ये टीएमसी की बौखलाहट है जो देखने को मिल रही है? के शर्मा जी। के शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कम्युनिस्ट शासन। जी जी, हेलो। हाँ जी, ये टीएमसी की बौखलाहट देखने को मिल रही है जो हमें पोलिंग बूथ पर पोल वाले दिन देखने मिल रही थी, अब काउंटिंग के दिन भी निकलकर सामने आ रही है क्या? बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नया नहीं है। कम्युनिस्ट शासन काल भी इसी तरह से आगे बढ़ा, जिसके जवाब में टीएमसी आई। टीएमसी ने कांग्रेस को बंगाल में भारी नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस जो विचारधारा की बात कहती है, टीएमसी के साथ ही चुनाव लड़ती थी। टीएमसी, ममता दीदी कहां से निकली और कहां पहुंच गई। तो कांग्रेस, वहां जो राजनीतिक हिंसा की बात करेंगे वो क्या आप सांप्रदायिक हिंसा होने लगा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए जहां जहां आप तुष्टीकरण की बात करते हैं वहां हिंदुत्व के एजेंडा को लेकर भाजपा बहुत आगे निकल जाती है। बंगाल एक बड़ा उदाहरण के रूप में क्या देखा जा सकता है इस विषय को लेकर के कि मुसलमानों को, एक भी मुसलमान को भाजपा ने बंगाल में टिकट नहीं दी है। कांग्रेस ने वहां पे 63 मुस्लिमों को टिकट दी है और टीएमसी ने 63 मुस्लिम कांग्रेस और 47 मुस्लिम टीएमसी, भाजपा 0। इसको किस रूप में देखा जाए? उसी तरह असम में भी भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दी है। उसके साथ वाले जो असम गण परिषद है उसने 13 मुसलमानों को टिकट दी है। तो ये किस ढंग से ध्रुवीकरण हो रहा है? वहां की जनता क्या समझ गई 2026 में जो अब तक नहीं समझ पा रही थी? 26 में आखिर किस चीज पर विश्वास किया है? 26 में एक सुरक्षा की भाव, जिस ढंग से अभी हिंसा भी बता रहे हैं, ये भी एक डर भय का वातावरण है। जो नेता, भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ से गए थे, उनका तो ये भी बता रहे हैं कि कोई भाजपा का झंडा लगाया है तो उसको घर से नहीं निकलने दे रहे थे कार्यकर्ता। और जो झंडा लगा जो निकले हैं, मारपीट, एजेंट बैठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था वहां पे। आप तो चले जाएंगे सर जी, हम लोग यहाँ रहेंगे, हमारी क्या दशा होगी। तो बहुत सारे जो अब सही ढंग से जो पूर्वानुमान नहीं लगा, इसका कारण भी ये है कि मतदाता खौफ में थे, डर में थे, सही बात नहीं कह पा रहे थे। लेकिन इस डर भय में जो विपक्ष में जो मतदान होता है कह सकते हैं, वो बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्या वहां के वातावरण में सुरक्षा की जो बात आ रही है, शांति की बात हो रही है, इन सब में भाजपा वहां पे कितना सफल हो गए? अभी तो केंद्रीय बल वहां पे मौजूद है, अमित शाह स्वयं वहां पे मौजूद थे। अब स्थिति यह है कि वहां की स्थिति को कंट्रोल करना, यदि सरकार में आते हैं तो मेरा सवाल है बंगाल को लेकर कि आखिर लेफ्ट फ्रंट का गढ़ हुआ करता था बंगाल। केरला तो चलिए अब बिल्कुल गढ़ भी खत्म हो रहा है और बंगाल एक गढ़ हुआ करता था। लेफ्ट का अब तक खाता नहीं खुल रहा है। अन्य में जो 8 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं इस बार टीवी स्क्रीन पर, वो 8 भी अन्य की हैं। लेफ्ट में किसी पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, यहां तक कि कांग्रेस भी एक सीट पर भी बढ़त नहीं बना पा रही है बंगाल के अंदर। के शर्मा, देखिए बंगाल में तो पहले ही साफ हो गई है। केरल अंतिम गढ़ कह सकते हैं कम्युनिस्टों का, जो अब उखड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिस्ट की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी? और किसी के साथ गठबंधन, कभी कभी कांग्रेस के साथ मिलकर वो काम करते रहे, लेकिन आपने भी पहले सवाल किया कि वो भी नहीं हो पाया, जिसके चलते हुए क्या दोनों को नुकसान हुआ कम्युनिस्ट के गढ़ में। और कम्युनिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों को एक बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रों से जहां भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार बनाएगी। जिस तरह से भाजपा हमेशा से आशान्वित रही है और पॉजिटिव वे में उन्होंने एक बार फिर ये स्टेटमेंट दिया है, जहां भाजपा 180 से अधिक सीटें जीतेगी और भाजपा की ही सरकार बनेगी, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। तो पिछले से डबल की बात यहाँ करते नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी बीजेपी सरकार का
180 plus BJP will form the government. देखिए, कॉन्फिडेंस कहा जाए, ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाए या पूरी मेहनत का प्रतिफल कहा जाए कि लगातार चूंकि पश्चिम बंगाल में मेहनत की थी सीएम बीजेपी ने और बीजेपी सरकार बनाने का यहां पर दावा कर रही है। और अच्छी बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि वो एक रणनीति के साथ मैदान में उतरती है, तो आपको यह भी ध्यान होगा कि अमित शाह ने सीएम फेस को लेकर भी संकेत दे दिए हैं कि पश्चिम बंगाल से होना चाहिए, वहां की पृष्ठभूमि से होना चाहिए, वहीं उसका जन्म होना चाहिए, वहीं से शिक्षा प्राप्ति की होना चाहिए। कह रहे हैं इन्हीं के ऊपर ज्यादा विश्वास जताया जा रहा है कि नहीं हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि सरकार भाजपा बना रही है, तो ये वाकई एक विश्वास, आत्मविश्वास इसे कहा जाए। 180 से अधिक, मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस है, जल्दबाजी कर रहे हैं। 77 से और सीधा 180 सीटों का दावा करना, और अमित शाह को हमने उनकी रैलियों में भी यही कहते सुना है। उन्होंने कई इंटरव्यूज के दौरान, कई रैलियों के दौरान, सभा के दौरान यही बात दोहराते हुए नजर आए हैं, जो शुभेंदु अधिकारी भी अब इस समय कह रहे हैं। मुझे संजय राउत की बात याद आ जाती है, बोलते हैं अभी तो रुझान चल रहे हैं, जल्दबाजी आप कर रहे हैं, क्योंकि बाकी देखें 123 और 159 ज्यादा फासला नहीं, अभी 1-2 घंटे में ऊपर नीचे हुआ तो फिर बहुमत के लिए लाले पड़ जाएंगे, मुझे लगता है। बिल्कुल, हालांकि पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन अब देखते हैं सीएम किस तरह से, जिस तरह से। अभी जी एक मेरा सवाल आपसे है, और वो सवाल ये है कि खाता भी नहीं खुल रहा बंगाल में, ऐसा क्या कर दिया आपने, कुछ किया ही नहीं है क्या? नहीं, देखिए, पुराना मतलब कांग्रेस का इतना पुराना नाम, आजादी से पहले की पार्टी है, आप बड़ा पद भी देते हैं बंगाल से आने वाले आपके नेता को, जो एक वक्त हम कहते थे कि लोकसभा अपना पक्ष रखते थे, लेकिन इस वक्त आखिर बंगाल में क्या स्थिति है, क्यों एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पा रही है, कहां पहुंच गई कांग्रेस? नहीं, देखिए, बंगाल के अंदर जो हमारे क्षेत्रीय दल है उनके साथ हमारा गठबंधन समय समय पे रहा है। हाँ। और चूंकि हम लोग ध्रुवीकरण की राजनीति वहां नहीं कर रहे हैं, हम लोग वहां नफरत की राजनीति वहां नहीं कर रहे हैं। हम लोग ने वहां पर हमारी सरकारों में भी, अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हमसे अलग होकर नई पार्टी बनाई तो कांग्रेस ने कभी उनकी विचारधारा को नहीं कुचला, कांग्रेस ने कभी कोई ईडी नहीं बिठाई उनके ऊपर, कभी सीबीआई नहीं बिठाई कांग्रेस ने उनको उनके जनाधार के साथ बढ़ने दिया है। और यही कारण है कि हम लोग जो संवैधानिक मूल्य है, जो परंपरा है कांग्रेस की, उनका निर्माण करते उनको बढ़ाया है। और देश के अंदर सभी को अधिकार मिले और सभी अपने हिसाब से सब राजनीतिक दल फले फूले, उसके लिए कांग्रेस ने काम भी किया है, उनको कभी दबाया नहीं है। लेकिन जो SIR के बाद जो लगातार परिणाम आ रहा है और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी अपनी बयानों में बता रहे हैं कि हम 180 पे जा रहे हैं, तो स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि हमने वोट चोर की, हमने गद्दी हम हासिल कर रहे हैं। SIR के बाद जिस तरह से 91 लाख से ज्यादा नाम जो बंगाल के काटे गए हैं, क्या वो कांग्रेस के वोटर्स थे? क्योंकि टीएमसी से अपना बताती है। मैं सवाल लूंगा आपसे, एक बड़ी खबर इस वक्त जो आपने दर्शकों को बता दी, हम दे देते हैं। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा अभी नतीजों की घोषणा बाकी है, लोगों ने जिस भरोसे के साथ मतदान किया है वो पूरा होगा। बंगाल भारत के साथ चलेगा और अब वो बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। जनता चाहती है कि यहाँ पर परिवर्तन हो, यहाँ पर परिवर्तन के संकेत शुरुआत से ही सीएम दिखाई दे रहे थे और अब यहाँ पर लोग परिवर्तन। और ये दिलीप घोष वही नेता है जो 2021 में इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और इन्हीं को चेहरा बना के लड़ा जा रहा था, जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं। पीयूष मिश्रा जी, लग रहा है शुभेंदु अधिकारी जल्दबाजी कर रहे, 180 से प्लस ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है ये, तो पहले बहुमत पर आए हैं, अभी रुझानों का वक्त है, क्या 180 प्लस ओवर कॉन्फिडेंस में आ रही है बीजेपी? नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये अपने द्वारा किए गए मेहनत के ऊपर भरोसा है। हमने जिस तरीके से ग्रासरूट लेवल पे काम किया है उसका ये भरोसा है जो आज बीजेपी के नेता आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से इस तरीके से अच्छी तरीके से जो चुनाव आयोग ने चुनाव करवाया है उनको बहुत बहुत बधाई साधुवाद देता हूं। केंद्रीय सुरक्षा बल जिन्होंने वहां पे शांतिपूर्ण चुनाव कराने में मदद करी उनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और पूरे देश के प्रदेशों में जहां जहां चुनाव कर रहे हैं जनता जनार्दन को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं शुरू से डिबेट में इस बात को कह रहा हूं, प्रवीण जी मेरी बात को सुन समझ नहीं रहे हैं, वो मैं उनको फिर से एक बार सुझाव देना चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर डालें। क्या होता है कांग्रेस का पूरा देश मेरे को सिर्फ आपके बोलते समय PR मैनेजमेंट थोड़ा सा रखिए, जो हमारी संस्था है उनको दुरुपयोग करके चुनाव लड़ रहे हैं।
अब जनाधार पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब विकास पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जब चुनाव हारते हैं तो ये संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाने का काम ये कांग्रेस की प्रवृत्ति होता है। सवाल के शर्मा जी से लूंगा, चुनाव जीतते हैं तो सब दोनों को रखूंगा भाई। के शर्मा जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आप चुनाव का दुरुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये शुभेंदु अधिकारी का 180 प्लस जाना, क्या ये जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस या फिर मेहनत का नतीजा बता रहे हैं पीयूष जी? तो देखिए, इसमें अभी तो बहुत सारी सीटें जो नजदीकी मुकाबला वाला कह सकते हैं, उनमें यदि प्लस करते हैं तो जा भी सकते हैं। 180 ज्यादा दूर है नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण है वहां पे सरकार बनाना। सरकार बीजेपी की यदि बन रही है तो इससे बड़ी उससे 10 सीट ज्यादा हो जाए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बनाना एक महत्वपूर्ण है, और उससे आगे बढ़ने का इसलिए है कि क्लोज फाइट वाली सीटों पर यदि बीजेपी आगे कर देती, गेन कर लेती है, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी का प्लस जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि लोग डर भय के कारण भी सही आंकड़े अपने किसको मतदान किए यही नहीं बता पा रहे थे, इसलिए ये सब बातें आ रही है अंदर से कि सीटों के जो आंकड़ों में अंतर आ रहा है ये इसीलिए है। एग्जिट पोल से जो अंतर आगे बढ़ते जा रहा है, अब 160-165 तक तो एग्जिट पोल ही बता रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल ये इस वक्त यदि आप सत्ता में आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस भी जायज है, मुझे लगता है कृतिका यही सत्य है। 147 से ऊपर का तो आंकड़ा छू ही लिया है। ठीक है, दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से संजय राउत कह रहे हैं वाकई कि अभी ये रुझान है और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ।